हाँ जी बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। बायोमोलिक्यूल्स का लास्ट पार्ट आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो है न्यूक्लिक एसिड्स। लो जी, लास्ट पार्ट इज न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होंगे बच्चों, सुनो ध्यान से। बेसिकली कोई भी एक पर्टिकुलर सेल होगी, कोई भी एक पर्टिकुलर सेल होगी बेटे, और उस सेल के जो अंदर पार्ट होगा, कोई भी एक पर्टिकुलर सेल है और उसका जो अंदर एक पार्ट होगा उसको बोला जाएगा न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर होंगे बेटे क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी प्रोसेस के लिए क्या कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और क्रोमोसोम्स बेसिकली बने होते हैं प्रोटीन से बने होते हैं। और जो दूसरा पार्ट देखो, प्रोटीन्स हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके प्रोटीन्स। तो जो क्रोमोसोम्स हैं वो बने होते हैं प्रोटीन से, और साथ में न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, और होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड्स हम लोगों को दो तरीके के पढ़ने हैं बेटे। एक तो पढ़ने हैं डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और एक पढ़ना है आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, दो पार्ट हम लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड्स। तो बात करते हैं हम लोग न्यूक्लिक एसिड्स में ही। ये बेसिकली है क्या, देखो ध्यान से सुनो। जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, दो कैटेगरीज में बांटा मैंने, डीएनए और आरएनए में। जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं बेटे, न्यूक्लिक एसिड्स बेसिकली दीज आर द बायोपॉलीमर्स। ये है क्या? बायोपॉलीमर्स हैं। पॉलीमर्स में आप लोगों को पहले बता चुका, ये बायोपॉलीमर्स हैं। तो ये किस यूनिट से मिलके बनते हैं? मतलब इनका मोनोमर एक तरीके से क्या होगा, इनके जो मोनोमर्स होते हैं वो होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। वो होंगे न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स यूनिट आपस में जुड़ेंगी। ये बायोपॉलीमर्स हैं, बायोपॉलीमर्स। और ये बायोपॉलीमर किन यूनिट से मिलके बनते हैं? न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनते हैं। और न्यूक्लियोटाइड फर्दर दिस इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 यूनिट्स। शुगर होती है इसके अंदर, पेंटोज शुगर होगी, पेंटोज शुगर। और इसके अंदर होंगे नाइट्रोजनियस बेसिस, नाइट्रोजनियस बेस होंगे। बच्चों जो मैथ वाले बच्चे हैं, जो मैथ वाले देखो, जिनका पार्ट बायोलॉजिकल पार्ट है, जिन्होंने बायो पढ़ी है, उनके लिए बड़ा ही आसान होगा ये पोर्शन। और जो मैथ वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसान है। एक बार ध्यान से सुनो, समझो जो मैं बता रहा हूँ। न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लियोटाइड भी आगे 3 यूनिट से मिलके बना होता है। एक उसमें शुगर का यूनिट होता है, एक उसके अंदर नाइट्रोजनियस बेस का यूनिट होता है, और एक उसके अंदर होता है फॉस्फोरिक एसिड यूनिट। फॉस्फोरिक एसिड यूनिट भी होता है उसके अंदर, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड यूनिट भी होता है, H3PO4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, तो हम पढ़ते हैं पहले शुगर के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद बेस के बारे में पढ़ते हैं, देन फॉस्फोरिक एसिड। अलग अलग पढ़ेंगे, तीनों के तीनों पार्ट्स को ना, तीनों की तीनों यूनिट्स को अलग अलग पढ़ेंगे। शुगर के बारे में पढ़ेंगे, शुगर के बाद हम लोग पढ़ेंगे बेसिस के बारे में, जो नाइट्रोजनियस बेस है, और उसके बाद फॉस्फोरिक एसिड, और फिर तीनों को कंबाइन कर देंगे और क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। और फिर न्यूक्लियोटाइड्स को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? न्यूक्लिक एसिड। तो बनेगा न्यूक्लिक एसिड। तो मैं शुगर की बात करता हूँ। सबसे पहले आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द शुगर। देखो, शुगर, इसमें 2 टाइप के शुगर पाए जाते हैं बेटे। एक तो होता है बीटा डी माइनस राइबोज, बीटा डी माइनस राइबोज। ये वाला शुगर पाया जाता है आरएनए के अंदर। ये वाला शुगर पाया जाता है आरएनए के अंदर, राइबोन्यूक्लिक एसिड के अंदर। राइबोन्यूक्लिक एसिड के अंदर कौन सा शुगर का यूनिट पाया जाता है? बीटा डी माइनस राइबोज, बीटा डी माइनस राइबोज। आप ऐसे लिख लो, इसके अंदर ये शुगर का यूनिट पाया जाता है। और एक होता है बीटा 2 डीऑक्सी
बीटा 2 डीऑक्सी डी माइनस राइबोज ये पाया जाता है डीएनए के अंदर कौन सा शुगर का यूनिट पाया जाता है? बीटा 2 डीऑक्सी डी माइनस राइबोज। आरएनए के अंदर कौन सा शुगर का यूनिट पाया जाता है? बीटा डी माइनस राइबोज। अब दोनों को पढ़ते हैं डिटेल में, इनकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। वी हैव टू डील विद द स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ दीज कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो हमें केमिस्ट्री पढ़नी है इनकी। तो सबसे पहले मैं डी माइनस राइबोज लिख रहा हूं, दोनों ही शुगर्स की बात करता हूं मैं, ध्यान से देखो बेटे, दोनों ही शुगर्स की बात करता हूं मैं। जो हमारा रहेगा देखो डी माइनस राइबोज, मैंने ले लिया डी माइनस राइबोज। डी माइनस राइबोज कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा डी माइनस राइबोज, HOH 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 CH2OH। लो जी ज़रा ध्यान से देख लो, इसको बोला जाता है डी माइनस राइबोज। 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन, पहला कार्बन एल्डिहाइडिक कार्बन और बीच के जो 3 कार्बन है उनके ऊपर HOH 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 एंड द लास्ट कार्बन इज एल्कोहलिक कार्बन। ये देखो ना जरा, ये वाला कार्बन। अब होगा क्या? इसको तो बोला जाता है डी माइनस राइबोज, डी माइनस राइबोज। इसी को मैं कन्वर्ट करता हूं बीटा डी माइनस राइबोज में। ये लास्ट देखो, डी क्यों बोल रहा हूं आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। OH कहाँ प्रेजेंट है? राइट साइड में, ये लेफ्ट है और राइट साइड में अगर OH आता है तो वो डी बोला जाएगा उसको। तो डी माइनस राइबोज माइनस क्या, किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? कि ये लीवर रोटेटरी पार्ट है। क्या है? लीवर रोटेटरी पार्ट है। अब बेटे क्या होगा? ये लोन पेयर अटैक करेगा इस कार्बन पे, डेल माइनस डेल प्लस। आप लोग जानते हो ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेंगे ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, यहाँ से H प्लस। ये पूरा का पूरा प्रोसेस आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मैं शुगर्स में डिटेल में समझा चुका, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मैं समझा चुका। ये लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे माइनस, ऑक्सीजन माइनस H प्लस लेगा। इस कार्बन पे एक H आएगा, एक OH आएगा, एक H आएगा, एक OH आएगा। इस कार्बन पे एक H आएगा, एक OH आएगा। अगर OH को रख दिया मैंने लेफ्ट साइड में, अगर OH को मैंने रख दिया लेफ्ट साइड में तो बीटा पार्ट बनेगा, और अगर उसको मैंने रख दिया राइट साइड में तो अल्फा पार्ट। बट वी हैव टू फॉर्म बीटा पार्ट। तो बीटा पार्ट कैसे बनेगा? इस कार्बन पे OH को मैं कहाँ रख दूंगा? लेफ्ट साइड में। H कहाँ जाएगा? राइट साइड में। फर्स्ट कार्बन पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। तो सेकंड पे क्या आएगा? सेकंड पे आएगा HOH। थर्ड कार्बन देखना भाई बच्चों, थर्ड पे आएगा HOH। और अगर मैं बात कर रहा हूं फोर्थ कार्बन की, तो फोर्थ कार्बन का ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है फर्स्ट कार्बन के साथ, फोर्थ कार्बन का ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है फर्स्ट कार्बन के साथ, फोर्थ का ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है फोर्थ कार्बन का, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है फर्स्ट कार्बन के साथ, और आगे आ जाएगा फिफ्थ कार्बन CH2OH। लो जी, तो ये बोला जाएगा बीटा डी माइनस राइबोज। आई थिंक ये आप लोग बहुत प्रॉपर तरीके से समझ गए, ठीक है जी। इसको बोला जाएगा बीटा डी माइनस राइबोज। बीटा डी माइनस राइबोज बन गया। ये कौन सा शुगर है जो कि RNA के अंदर पाया जाता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड के अंदर पाया जाता है। इसकी आप हावर्थ स्ट्रक्चर लिख सकते हो, हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिख सकते हो ना। कैसे लिखा जाएगा? यूं लिखा जाएगा हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये देखो, फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन, देखो जरा ध्यान से। तो ये ऑक्सीजन किस किस से जुड़ा हुआ है? फर्स्ट से और फोर्थ से। तो ये तो हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा फोर्थ, कहानी खत्म। ये फर्स्ट, ये फोर्थ, ये फर्स्ट, ये फोर्थ, ऑक्सीजन फर्स्ट फोर्थ। और बच्चों मैंने बताया हुआ है, जो लेफ्ट साइड का पार्ट है उसको ऊपर रखो, जो राइट साइड का पार्ट है उसको नीचे रखो, जो लेफ्ट साइड का पार्ट है उसको ऊपर रखो OH, राइट साइड का पार्ट नीचे, H इधर क्या आएगा? OH सेकंड कार्बन ना। थर्ड कार्बन पे क्या आएगा? HOH। हाँ जी, फोर्थ कार्बन पे CH2OH ऊपर चला जाएगा बच्चों। फोर्थ कार्बन पे क्या होगा? CH2OH ऊपर चला जाएगा और H कहाँ आएगा? नीचे आएगा। फोर्थ कार्बन पे CH2OH ऊपर चला गया और H नीचे आ गया, और ये कौन सा कार्बन हो गया? फिफ्थ कार्बन। दिस इज बीटा डी माइनस राइबोज। बीटा डी माइनस राइबोज देख लो ध्यान से एक बार क्या किया है। दिस इज बीटा डी माइनस राइबोज, बीटा डी माइनस राइबोज। अब बनाते हैं बीटा 2 डीऑक्सी डी माइनस राइबोज।
तो ये शुगर पाया जाता है किसके अंदर? आरएनए के अंदर। अब उस शुगर की बात करते हैं जो कि डीएनए के अंदर पाया जाता है बच्चों, और वो क्या होगा? वो भी बहुत ही आसान है, फोकस करो जरा। लो वो भी पढ़ते हैं। हमने लिया बीटा 2-डीऑक्सी डी माइनस राइबोज, ये बनाना है। बीटा बाद में बनाता हूं मैं, बीटा फॉर्म बाद में बनाता हूं, पहले मैं लिख रहा हूं 2-डीऑक्सी डी माइनस राइबोज। डी माइनस राइबोज अभी लिखा था ना, कैसे लिखा था? C डबल बॉन्ड OH, सेकेंड कार्बन पे ना दोनों जगह H आ जाएगा सर, तो ये बन जाएगा डीऑक्सी, ये डीऑक्सी फॉर्म बन जाएगी। पहला कार्बन दूसरा कार्बन, दूसरे पे HOH होता है, तो मैंने OH की का ऑक्सीजन निकाल दिया, तो ये डीऑक्सी फॉर्म बन गई डी माइनस राइबोज की। थर्ड पे आएगा HOH, फोर्थ पे आएगा HOH, और भाई फिफ्थ पे आएगा CH2OH, CH2OH, सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड देन फिफ्थ। क्लियर है ये आप लोगों को क्लियर होगा? ठीक है जी। ये कहाँ अटैक करेगा? इस कार्बन पे, फर्स्ट पे डेल माइनस डेल प्लस, और आप लोग जानते हो ये कौन सी फॉर्म है? 2-डीऑक्सी डी माइनस राइबोज है। अब बनाएंगे बीटा फॉर्म। अब ये जब यहां अटैक करेगा तो ऑक्सीजन पे क्या जाएगा? माइनस जाएगा, ऑक्सीजन माइनस क्या करेगा? H प्लस लेगा, तो OH आएगा इस कार्बन पे। OH राइट में, सॉरी लेफ्ट में, तो बीटा, तो रख दो फर्स्ट कार्बन पे OH को लेफ्ट में, इधर क्या आएगा? H आएगा। सेकंड कार्बन पे देखना H है बस यहाँ। ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है किसमें? डी माइनस राइबोज में और 2-डीऑक्सी डी माइनस राइबोज में, कि सेकंड कार्बन पे वहां HOH रहता है, यहाँ क्या रहेगा? HH रहेगा। उसके बाद थर्ड कार्बन देखना, थर्ड कार्बन पे आएगा HOH। फोर्थ कार्बन ने बॉन्ड बना लिया फर्स्ट के साथ, और ये आ गया बच्चों CH2OH, ये आ गया CH2OH, CH2OH। जानते हो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से। तो देखना ये बना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड देन फिफ्थ। इसको बोला जाएगा बीटा 2-डीऑक्सी डी माइनस राइबोज, डी माइनस राइबोज। और ये बनेगी भाई 5 मेंबर्ड रिंग कुछ इस तरीके से, ये बनेगी 5 मेंबर्ड रिंग कुछ इस तरीके से, यूं 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 यूं। लो भाई बड़ा ही आसान है। ये फर्स्ट कार्बन और ये फोर्थ कार्बन दोनों के बीच में ऑक्सीजन की हेल्प से बॉन्ड बना हुआ है, तो ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया फोर्थ कार्बन, और दोनों के बीच में ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है। और फर्स्ट पे H, OH ऊपर, H नीचे, यहाँ H आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा HH। थर्ड कार्बन पे क्या आएगा? HOH आएगा। बताया जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है उसको ऊपर रखो, जो राइट साइड वाला पार्ट है उसको नीचे रखो। और फोर्थ कार्बन पे आ जाएगा CH2OH एंड देन H, और ये हो जाएगा फिफ्थ कार्बन। तो ये बन गया हार्ट्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला किसका? बीटा 2-डीऑक्सी डी माइनस राइबोज का, बीटा 2-डीऑक्सी डी माइनस राइबोज। और जो बीटा 2-डीऑक्सी डी माइनस राइबोज है ये शुगर यूज होता है डीएनए के अंदर, ये डीएनए के अंदर यूज होगा और वो आरएनए के अंदर यूज होता है। तो ये तो हो गया शुगर के बारे में। नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो पार्ट है बेटे वो है नाइट्रोजनियस बेस। देखो नाइट्रोजनियस बेसिस की स्ट्रक्चर आप लोग आपके नोट्स के अंदर सब बनाई हुई है, वहाँ से प्रैक्टिस करते रहना। मैं थोड़ा सा आप लोगों को स्ट्रक्चर की बजाय मैं आप लोगों को जो हिंट दे रहा हूँ उस हिंट को समझने की कोशिश करो आप। नाइट्रोजनियस बेस, लो नाइट्रोजनियस बेसिस, दो तरीके के नाइट्रोजनियस बेसिस हैं। एक तो होते हैं प्यूरीन्स और एक होते हैं पायरिमिडीन्स, प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स। और प्यूरीन्स में आगे दो होंगे, एक होगा एडेनिन और एक होगा गुआनिन, एडेनिन एंड गुआनिन, ठीक है। और जो आपके पिरिमिडीन्स होंगे, पिरिमिडीन्स के अंदर कौन कौन से आएंगे? यूरेसिल, थाइमीन एंड साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमीन एंड साइटोसिन। बस बच्चों जो ध्यान रखना है आप लोगों को, इसके अंदर एक 5 मेंबर्ड रिंग 7 मेंबर्ड बनती है, उसके साइड में एक 5 मेंबर्ड रिंग बनती है, एक 5 मेंबर्ड रिंग उसके साइड में बनती है, ठीक है। और यहाँ इसकी 9th पोजीशन होती है और 9th पोजीशन पे ना NH आता है। जो मैं बोलना चाह रहा हूँ बस वो, बाकी आप देखते रहना, पूरा स्ट्रक्चर आपके नोट्स के अंदर बनाया हुआ है। गुआनिन में आ जाओ, सेम सिचुएशन यहाँ होगी, एक 6 मेंबर्ड रिंग रहेगी,
नाइट्रोजन होंगे यहाँ 6 मेंबर रिंग में सारे के सारे कार्बन्स नहीं, आप स्ट्रक्चर में देख लेना। एक 5 मेंबर रिंग रहेगी और उस 5 मेंबर रिंग में भी यहाँ पे क्या रहता है, NH रहता है 9th पोजीशन पे। 9th पोजीशन पे क्या रहेगा, NH रहेगा, 9th है ये, तो 9th पोजीशन पे NH, यहाँ 9th पोजीशन पे NH रहेगा। ठीक है, इसमें 6 मेंबर रहती है बच्चों, और यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे क्या आता है, NH आता है। ठीक है, बाकी और जो ग्रुप्स लगे हुए हैं सेम सिचुएशन, यहाँ थाइमिन में भी फर्स्ट पोजीशन पे ही क्या आता है, NH आता है, और साइटोसिन में भी फर्स्ट पोजीशन पे क्या आता है, NH आता है। तो ये बाइंडिंग साइट दिखाई है मैंने, बस ये फोकस करो। एडेनिन और गुआनिन 9th पोजीशन से जुड़ता है, 9 से जुड़ता है, किसके साथ, शुगर के साथ। जोड़ना ही तो अब शुगर के साथ, मैंने बोला तीनों यूनिट आपस में जुड़ेंगे तब जाके न्यूक्लियोटाइड बनेगा। तो ये अपनी 9th पोजीशन से जुड़ता है, ये 9 से जुड़ता है, ये फर्स्ट से जुड़ता है, ये भी फर्स्ट से जुड़ता है, ये भी फर्स्ट से जुड़ता है। इस पे NH है, इस पे भी NH है फर्स्ट पोजीशन पे, और यहाँ भी क्या है, NH है। ठीक है भाई बच्चों, तो ये अपनी फर्स्ट पोजीशन से जुड़ते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ, और फॉस्फोरिक एसिड को तो आप जानते हो बहुत अच्छे तरीके से। फॉस्फोरिक एसिड यूनिट को तो आप जानते ही हो। फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, H3PO4, उसका स्ट्रक्चर जानते हो आप लोग कैसे होगा। देखो मैं बता देता हूँ एक बार, अगर अभी ध्यान नहीं है आप लोगों को, वो भी बता देता हूँ। फॉस्फोरिक एसिड रहेगा H3PO4, कैसे लिखा जाएगा, P डबल बॉन्ड O OH 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 H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड यूनिट, ये फॉस्फोरिक एसिड यूनिट है। तो बच्चों देखो, एक पेपर में कई बार ना डिफरेंस आता है न्यूक्लियोटाइड में और न्यूक्लियोसाइड में। एक तो होता है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड मैं यहां लिख देता हूं। एक तो होता है न्यूक्लियोसाइड, और दूसरा पार्ट होता है बच्चों, वो होता है न्यूक्लियोटाइड। एक होता है न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोसाइड पार्ट होता है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड पार्ट होता है। देखो क्या होता है इसमें, न्यूक्लियोसाइड के अंदर 2 चीजें रहती हैं, एक रहता है शुगर और उसके साथ रहता है नाइट्रोजनियस बेस। ये न्यूक्लियोसाइड है, बस 2 ही चीजें हैं। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें रहेंगी। शुगर रहेगा, शुगर के साथ क्या जुड़ेगा, नाइट्रोजनियस बेस जुड़ेगा, नाइट्रोजनियस बेस के साथ क्या जुड़ेगा, फॉस्फोरिक एसिड यूनिट भी जुड़ेगी, फॉस्फोरिक एसिड यूनिट भी जुड़ेगी। लो ये मेजर डिफरेंस है, शुगर नाइट्रोजनियस बेस कोई सा भी हो सकता है, यहां भी नाइट्रोजनियस बेस कोई सा भी हो सकता है। तो ये न्यूक्लियोसाइड यूनिट बनेगी, ये न्यूक्लियोटाइड यूनिट बनेगी। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होंगी और न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ 2 चीजें होती हैं। अब मैं जोड़ के दिखाता हूं, पहले मैं न्यूक्लियोसाइड बना रहा हूं, देन आई विल कन्वर्ट दैट न्यूक्लियोसाइड इनटू न्यूक्लियोटाइड। समझ रहे हो, पहले मैं बनाऊंगा न्यूक्लियोसाइड और उसी न्यूक्लियोसाइड को मैं फिर कन्वर्ट कर दूंगा न्यूक्लियोटाइड में, क्योंकि मेरे को सिर्फ एक फॉस्फोरिक एसिड यूनिट ही तो जोड़नी है ना। देखो शुगर कैसे था, शुगर ले लो बेटे आप, पहले तो शुगर का यूनिट कैसे था, शुगर का यूनिट ऐसे था सर, बहुत ध्यान से देखना कैसे जोड़ना है। इधर था OH, याद है OH। अच्छा इधर क्या था HOH, कब, HOH बीटा डी माइनस राइबोज में, और डीऑक्सी डी माइनस राइबोज में डीऑक्सी 2-डीऑक्सी डी माइनस राइबोज में HH था। ठीक है, तो यहाँ X लगा देता हूं मैं, X मतलब H भी हो सकता है और OH भी हो सकता है। बाकी यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दोनों में ही, दोनों टाइप के शुगर में यहाँ क्या था, HOH था। इधर आना भाई, ये था फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, और फोर्थ कार्बन पे आगे ये जुड़ा हुआ था CH2OH, और ये था H, और ये कौन सा हो गया, 5th कार्बन हो गया। ये शुगर है। अब इस शुगर के साथ ना बेस जोड़ना है हम लोगों को। बेस का यूनिट मैं ऊपर लगा देता हूं यूं करके, लो देखो भाई बेस का यूनिट, ये बेस का यूनिट है बेटे, दिस इज बेस यूनिट। यहां से H जाएगा, बेस का H जाएगा, NH है ना, और यहां से क्या जाएगा OH, और वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया बाहर। तो ये बेस का यूनिट जुड़ गया सीधा किसके साथ, शुगर के साथ। नाइट्रोजन का H और शुगर का OH फर्स्ट कार्बन के साथ जोड़ना है, तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड यूनिट, ये बन गया न्यूक्लियोसाइड यूनिट, न्यूक्लियोसाइड बन गया। अब मैं न्यूक्लियोटाइड बनाता हूं इसी से। आप लोगों को देखो न्यूक्लियोसाइड बना लिया, इसी को न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर रहा हूं। 5th कार्बन के साथ जोड़ना है फॉस्फोरिक एसिड यूनिट को, फॉस्फोरिक एसिड यूनिट को लो,
ये फॉस्फोरिक एसिड यूनिट होती है। ठीक है भाई, ये OH और ये H गया यहाँ से, तो क्या चला जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, ये कंबाइन कर जाएगा इसके साथ। समझ रहे हो ना? तो ये कंबाइन कर जाएगा इसके साथ, तो ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड यूनिट बन गया। लो, दिस इज न्यूक्लियोटाइड। अरे ठीक है, ये आगे जुड़ेगा, आगे इधर ऑक्सीजन पे भी माइनस रहता है, इधर इस ऑक्सीजन पे भी माइनस चला जाता है, ये आगे जुड़ते हैं। ठीक है ना, ये आगे कंबाइन करते हैं, तो ये न्यूक्लियोटाइड यूनिट है। अब न्यूक्लियोटाइड किस में कन्वर्ट होगा, डाई न्यूक्लियोटाइड में। दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे, डाई न्यूक्लियोटाइड, देन ट्राई न्यूक्लियोटाइड, देन टेट्रा न्यूक्लियोटाइड, पेंटा न्यूक्लियोटाइड, समझ रहे हो, एंड देन पोली न्यूक्लियोटाइड, और वो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पोली न्यूक्लियोटाइड में, अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएंगे पोली न्यूक्लियोटाइड में। तो हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं बेटे, वो बात कर रहे हैं पोली न्यूक्लियोटाइड की। किसकी बात कर रहे हैं, पोली न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया। मैं डाई न्यूक्लियोटाइड बनाता हूं, मैं बना रहा हूं डाई न्यूक्लियोटाइड, और उसी से हम बनाएंगे फिर पोली न्यूक्लियोटाइड। डाई न्यूक्लियोटाइड कैसे लिखा जाएगा, पहले तो रहेगा शुगर का यूनिट, पहले रहेगा शुगर का यूनिट, डाई न्यूक्लियोटाइड। यहां पे विजिबल होगा आप लोगों को आई थिंक, डाई न्यूक्लियोटाइड। लो थोड़ा और नीचे लिखता हूं, ये शुगर का यूनिट कैसे जुड़ेगा, शुगर का यूनिट ऐसे जुड़ेगा, OH आएगा, H आएगा, H आएगा, X आएगा, XH भी हो सकता है, OH भी हो सकता है, H आएगा, OH आएगा, CH2 OH आएगा, और यहाँ भी क्या आएगा, H आएगा। तो ये तो हो गया शुगर का यूनिट। और शुगर के साथ क्या जुड़ेगा, बेस जुड़ेगा। ये बेस ले लो, मैंने अभी जोड़ा था थोड़ी देर पहले बेस को। बेस के साथ यहाँ नाइट्रोजन आएगा, और नाइट्रोजन कंबाइन करेगा शुगर के साथ ही। क्लियर? तो ये तो हो गया शुगर, और ये हो गया बेस। क्लियर? अब मैंने जोड़ना है फॉस्फोरिक एसिड यूनिट को, P डबल बॉन्ड OH, और मेरे से नहीं पूछोगे आप कि कैसे जुड़ा है, ये 5th कार्बन से जुड़ता है फॉस्फोरिक एसिड यूनिट। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोटाइड का एक यूनिट बन गया। अब मैं इसके साथ जोड़ रहा हूँ न्यूक्लियोटाइड का दूसरा यूनिट, तो ये बन जाएगा डाई न्यूक्लियोटाइड। ये आगे जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, अब ये 3rd कार्बन से जुड़ता है, ये 1st था, ये 2nd था, ये 3rd है, ये 4th है, ये 5th है, तो ये 3rd कार्बन से जुड़ता है। 3rd कार्बन का OH जुड़ता है दूसरे न्यूक्लियोटाइड यूनिट के फॉस्फोरिक एसिड के साथ। इसका 3rd कार्बन का OH जुड़ता है दूसरे न्यूक्लियोटाइड यूनिट के फॉस्फोरिक एसिड के साथ। कैसे लिखा जाएगा, P डबल बॉन्ड OH, है ना, OH, और ये आगे जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ, और ये आ गया OH, और ये ऑक्सीजन किससे जुड़ रहा है आगे, CH2 से। ठीक है ना, ये आगे जुड़ेगा किसी ना किसी दूसरे यूनिट के साथ जुड़ेगा। अब देखो ये आपस में जुड़ेंगे, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। लो, ये लिंकेज आ जाएगी, और इस लिंकेज को क्या बोला जाएगा, इस लिंकेज को नाम दिया जाता है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। बताता हूँ, देखो कैसे। ये यहाँ से हम लोगों ने जोड़ दिया, और बच्चों अब जो ये ऑक्सीजन है, देखो देखो, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, और सिंपल हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, उसके बाद ये क्या था, OH था, और उसके बाद ये O है, और ये O, ये वाला O मैंने यहाँ लिखा, किसके साथ जुड़ रहा है, CH2 के साथ जुड़ रहा है। क्लियर है? ये हो गया P डबल बॉन्ड O, ये OH आ गया, और ये वाला OH आ गया, इसके साथ लिंकेज कर गया, तो ये CH2, और CH2 से बस फिर आगे कुछ नहीं करना हम लोगों ने, ये दोबारा 5 मेंबर रिंग बना देनी है यहाँ पे। ठीक है, और H, और ये शुगर का पार्ट हो गया, दोबारा शुगर का पार्ट, और ये आगे फिर क्या, बेस का पार्ट आएगा, यहाँ पे ये बेस का पार्ट आ जाएगा, ये नाइट्रोजन, और ये जुड़ेगा यहाँ से, और ये हो जाएगा बेस। क्लियर? H, X, H, और ये O ये आगे जुड़ेगा। ये मैंने डाई न्यूक्लियोटाइड बना दिया, डाई न्यूक्लियोटाइड बना दिया।
ठीक है जी, मतलब यहाँ पे X है ना, वो तो कोई सा भी ग्रुप हो सकता है, ये डाई न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब इस लिंकेज को बोला जाता है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। इसको क्या नाम दिया जाता है? इसको बोला जाता है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बोला जाता है इसको। दिस इज कॉल्ड फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। क्लियर है? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। अब एक चीज जरा ध्यान से सुनो, ऐसे ही 3 यूनिट जुड़ेंगे तो ट्राई न्यूक्लियोटाइड, देन टेट्रा, देन पेंटा न्यूक्लियोटाइड बनता जाएगा। अब हमें जो पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है पॉली न्यूक्लियोटाइड के बारे में। हमें पढ़ना होता है पॉली न्यूक्लियोटाइड के बारे में। पॉली न्यूक्लियोटाइड क्या होगा? जब ऐसे ऐसे n यूनिट आपस में जुड़ जाएंगे तो उसको क्या बोला जाएगा? पॉली न्यूक्लियोटाइड। पॉली न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा जब ऐसे ऐसे n यूनिट आपस में जुड़ेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा? पॉली न्यूक्लियोटाइड। फर्स्ट यूनिट, देन सेकंड यूनिट, देन थर्ड यूनिट आपस में कंबाइन करेंगे तो पॉली न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी आगे जो नेक्स्ट आप लोगों का टॉपिक रहेगा ना बच्चों इसमें, वो है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, और ये यही है जो मैंने बनाई हुई है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। इसको ना 2 पार्ट में पढ़ना है हम लोगों को। एक तो पढ़नी है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, और एक होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। हम लोगों को न्यूक्लिक एसिड में ना डीएनए की स्ट्रक्चर को पढ़ना है डिटेल में। ये डीएनए की स्ट्रक्चर कब बनेगी, ये डीएनए की प्राइमरी स्ट्रक्चर कब बनेगी? इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को ही प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलूंगा। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को ही प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलूंगा डीएनए की, अगर वहां पे शुगर का कौन सा मॉलिक्यूल आ जाता है? बीटा 2-डीऑक्सी-डी माइनस राइबोज। अगर यहां क्या आ जाता है? H आ जाता है। यहां क्या आ जाता है? H आ जाता है। रिपीट कर रहा हूं, इस प्राइमरी स्ट्रक्चर को ही, सॉरी, इस पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस को ही, इस पॉलीपेप्टाइड चेन को ही बोलूंगा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, अगर उसके अंदर शुगर का कौन सा मॉलिक्यूल आ जाता है? बीटा 2-डीऑक्सी-डी माइनस राइबोज आ जाता है, H आ जाता है, यहाँ सेकंड कार्बन पे H आ जाता है। ठीक है, तो ये जो बनेगी इसको बोला जाएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की डेफिनेशन क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड की डेफिनेशन क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड में डीएनए की डेफिनेशन क्या है? डीएनए की प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड की डेफिनेशन क्या है? कि ये बेसिकली बताता है सीक्वेंस ऑफ बेसिस के बारे में। सीक्वेंस ऑफ बेसिस, डीएनए के अंदर सिर्फ 4 टाइप के बेसिस यूज होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ बेसिस आर यूज्ड। 4 टाइप के बेस यूज होते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। यूरेसिल डीएनए के अंदर यूज नहीं होता। डीएनए के स्ट्रक्चर में जो ये बेस यूनिट आ रहे हैं वो बेस यूनिट सिर्फ 4 ही हो सकते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। और इन बेस यूनिट्स के सीक्वेंस को ही बोला जाता है, द सीक्वेंस ऑफ दीज 4 बेस यूनिट्स आर कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है ना? देखो, यह है शुगर फॉस्फेट बैकबोन। ध्यान से सुनो, शुगर और फॉस्फेट यूनिट जो बन रहा है, शुगर और फॉस्फेट यूनिट जो आपस में जुड़ रहे हैं, तो इस पार्ट को तो बोला जाएगा शुगर फॉस्फेट बैकबोन। ये शुगर और फॉस्फेट, यहां भी शुगर और फॉस्फेट, तो इसको तो बोला जाएगा शुगर फॉस्फेट बैकबोन। और शुगर फॉस्फेट बैकबोन के ऊपर क्या लगे हुए हैं? बेस लगे हुए हैं। तो इन बेसिस की जो सीक्वेंस होगी शुगर फॉस्फेट बैकबोन के अंदर, शुगर फॉस्फेट बैकबोन के अंदर जो बेसिस की जो सीक्वेंस होगी, कितने बेसिस की? 4 बेसिस की। कौन कौन से? एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। इन 4 बेसिस की जो सीक्वेंस होगी दैट इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। उसको बोला जाएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। आई एम रिपीटिंग इट, सुनो ध्यान से बच्चों। सबसे पहले शुगर और फॉस्फोरिक एसिड आपस में जुड़ेंगे और उसके साथ बेस यूनिट जुड़ेगा, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा। उसके साथ दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा, उसके साथ तीसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा। कैसे जुड़ रहा है? इसका 3rd कार्बन से जुड़ रहा है दूसरा न्यूक्लियोटाइड। ऐसे ही थर्ड न्यूक्लियोटाइड, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगी। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर शुगर फॉस्फेट बैकबोन होगा, शुगर फॉस्फेट बैकबोन होगा। और बेस किस सीक्वेंस में लगे हुए हैं? इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में
बेस किस सीक्वेंस में लगे हुए हैं, 4 नाइट्रोजनियस बेसिस यूज होते हैं। 4 नाइट्रोजनियस बेसिस इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में, इस शुगर फॉस्फेट बैकबोन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में ये 4 नाइट्रोजनियस बेसिस किस सीक्वेंस में लगे हुए हैं, उसी को बोला जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। और यही बन जाएगी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए अगर मैं शुगर का यूनिट बदल देता हूं, यहाँ शुगर में क्या कर देता हूं, यहाँ बीटा डी माइनस राइबोज कर दो, तो ये बन जाएगी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। ठीक है, लेकिन अभी मैं डीएनए की बात कर रहा हूं, तो शुगर कौन सा लेना पड़ेगा, बीटा 2 डीऑक्सी डी माइनस राइबोज, बीटा 2 डीऑक्सी डी माइनस राइबोज। तो ये बन गई प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब हम पढ़ते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सेकेंडरी, और देखो बेटे, बस उसके बाद आप लोगों का न्यूक्लिक एसिड का पार्ट खत्म हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा ही पार्ट है और बहुत आसान है। देखो भाई बच्चों, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इसमें ना 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं, 2 राइट हैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं, जो एक दूसरे के अराउंड फोल्ड होती हैं। 1 मिनट। यहां से शुरू करो बेटे। ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाई है मैंने, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनी है। इसके साथ आप लोग ड्रॉ करोगे सेकंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जो इसके अराउंड फोल्ड होगी कुछ इस तरीके से। ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगी। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, देखो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो बनी है वो क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। और वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होंगी, राइट हैंडेड स्ट्रैंड्स की फॉर्म में होंगी, राइट हैंडेड हेलिकल शेप में रहेंगी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, राइट हैंडेड हेलिकल की शेप में रहेंगी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। और दीज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स विल फोल्ड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ फोल्ड हो जाएंगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एक चीज़ याद रखना बच्चों, ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं, जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये पार्ट है, ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में मैंने बताया था ना शुगर फॉस्फेट बैकबोन, तो जो ये वाला पार्ट है, ये सारा पार्ट, ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन है। जो ये पूरी की पूरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनी हुई है, ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन है। ये भी किससे बनी हुई है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन। ठीक है, और जो बेस पार्ट होता है, बेस पार्ट बताया था मैंने, वो अंदर की तरफ होता है, बेस पार्ट अंदर की तरफ रहेगा। अगर इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड का गुवानिन है तो सामने वाले का साइटोसिन होगा, और वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ सामने वाले पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड के साथ जुड़ रहा होगा। अगर इसका एडेनिन है तो सामने वाले का थाइमिन होगा, जो कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ दूसरे बेस यूनिट के साथ जुड़ रहा होगा। क्या कह रहा हूं मैं, एक तो बेस यूनिट आ गया ये, ठीक है, एक तो बेस यूनिट आ गया बेटे ये, ठीक। इसके साथ फोल्ड हो रहा है, इसके साथ फोल्ड हो रहा है दूसरा बेस यूनिट यूं, ठीक है। तो एक तो इसके देखो, एक तो आ गया ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड ये आ गया। ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है ये बना हुआ है शुगर फॉस्फेट बैकबोन से। इसके अंदर जो बेस यूनिट होगा, इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जो बेस यूनिट होगा, वो सामने वाले बेस यूनिट के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अगर इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड का बेस यूनिट, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड में एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड यूं रहेगा, उसके साथ फोल्ड होगा दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, एक दूसरे के साथ फोल्ड हो जाएंगे, ठीक है। और बेस यूनिट इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स के अंदर की तरफ रहेगा, बेस यूनिट इन दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स के अंदर की तरफ रहेगा। अगर इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड का गुवानिन है तो सामने वाले का साइटोसिन होगा, और दोनों के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। अगर इसका एडेनिन है तो सामने वाले का थाइमिन रहेगा, दोनों के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अगर इसका थाइमिन है तो सामने वाले का एडेनिन रहेगा, अगर इसका साइटोसिन है तो सामने वाले का गुआनिन रहेगा। मेरी बात आप लोग आई थिंक समझ रहे हो। अगर इसका गुआनिन है तो सामने वाले का साइटोसिन,
सामने वाले का साइटोसिन। अगर एक का गुआनिन है तो सामने वाले का साइटोसिन। दोनों के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। अगर इसका एडेनिन है तो सामने वाले का थाइमिन। दोनों के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। अगर इसका थाइमिन है तो सामने वाले का एडेनिन। दोनों के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर इसका एडेनिन है तो सामने वाले का थाइमिन। अगर इसका गुआनिन है तो सामने वाले का साइटोसिन। दोनों के बीच में क्या बनेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। अगर इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड का गुआनिन तो सामने वाले का साइटोसिन, उनके बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर इसका एडेनिन तो सामने वाले का थाइमिन, दोनों के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर इसका साइटोसिन तो सामने वाले का गुआनिन, और अगर इसका थाइमिन तो सामने वाले का एडेनिन। इनके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और इनके बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा आप लोगों को। दो जो सक्सेसिव टर्न्स होती हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड की, दो सक्सेसिव टर्न्स के बीच में, ये दो सक्सेसिव टर्न्स के बीच में जो गैप रहता है वो रहता है 3.4 नैनोमीटर का, ठीक है। और यहाँ पे जो इसकी विड्थ रहती है, जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स के बीच का जो गैप होता है वो होता है 2 नैनोमीटर का। कितना होता है? 2 नैनोमीटर होता है, 2 नैनोमीटर। तो ये थी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। और ये किसने दी थी बेटे? ये दी थी जेडी वॉटसन ने और FHC क्रिक ने। FHC क्रिक ने इस स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, ठीक है। ये था सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में कौन? डीएनए। डीएनए की सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये। अब एक डेफिनेशन आती है बेटे, यहाँ पे एक डेफिनेशन आती है। डेफिनेशन आती है यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट की, मेल्टिंग टेम्परेचर की। इसका मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होगा? इसका मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होगा? 1 मिनट। देखो, दो राइट हैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स हैं। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड और फिर दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, जो एक दूसरे के साथ फोल्ड हुए। क्या बनाने के लिए? हेलिकल स्ट्रक्चर बनाने के लिए। आई एम रिपीटिंग अगेन, 2 राइट हैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स आर देयर। 2 राइट हैंडेड polynucleotide strands are there which will fold with each other for the formation of a helical structure which is called the secondary structure of DNA, ठीक है। और जो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड हैं, जो ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड हैं जो एक दूसरे के साथ फोल्ड हो रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैं कुछ टेम्परेचर दे देता हूं और एक ऐसा टेम्परेचर आ जाए जिसपे ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड ओपन अप होना शुरू हो जाएं, दोनों सेपरेट हो जाएं, तो उसको बोला जाएगा इसका मेल्टिंग टेम्परेचर। उसको बोला जाएगा इसका मेल्टिंग टेम्परेचर बोला जाएगा। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, दोनों ही स्ट्रैंड्स, मैं बोल रहा हूँ पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स, आई एम यूजिंग द वर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स अगर अलग होना शुरू हो जाएं हीट करने पे, तो उसको बोला जाएगा इसका मेल्टिंग टेम्परेचर। क्या बोला जाएगा? मेल्टिंग टेम्परेचर। और देखो, मैंने हीट किया, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग अलग हो गए तो मेल्टिंग टेम्परेचर। और अगर मैं कूल कर दूं और दोनों दोबारा से हाइब्रिडाइज हो जाएं, दोबारा दोनों से एक दूसरे के साथ फोल्ड हो जाएं, तो उसको बोला जाएगा अनीलिंग। दैट इज कॉल्ड एनीलिंग। एनीलिंग टेम्परेचर भी बोल देते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एनीलिंग, ठीक है। मेल्टिंग क्या हो जाएगा? जिसपे दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे, उसको मेल्टिंग टेम्परेचर बोलूंगा। और अगर कूल करने पे दोबारा हाइब्रिडाइज हो जाते हैं तो उसको बोला जाएगा एनीलिंग। दैट इज कॉल्ड एनीलिंग। एक छोटा सा वर्ड और आता है, उसको बोला जाता है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन की डेफिनेशन आ जाती है, उसमें क्या है? रेप्लिकेशन की डेफिनेशन है। रेप्लिकेशन क्या कहता है? रेप्लिकेशन ये कहता है कि जब कोई डीएनए मॉलिक्यूल इसकी 2 आइडेंटिकल कॉपीज बना लेता है, फॉर्म 2 आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ इटसेल्फ, व्हेन एनी डीएनए मॉलिक्यूल, रेप्लिकेशन क्या है? व्हेन एनी डीएनए मॉलिक्यूल विल फॉर्म 2 आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन प्रोसेस। उसको बोला जाएगा रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन, और मैं क्या बोल सकता हूं? सेल डिवीजन भी बोल देते हैं उसको। मैं रेप्लिकेशन बोल दूं और मैं क्या बोल सकता हूं? सेल डिवीजन भी बोल देते हैं। सेल डिवीजन और रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन और रेप्लिकेशन,
ठीक है भाई बच्चों, तो ये था ऑल अबाउट द न्यूक्लिक एसिड्स। इसके साथ आप लोगों का बायोमोलिक्यूल्स हो गया ख़त्म। नेक्स्ट आप लोगों का पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, उसकी पीडीएफ मैं कल, आज या कल आपके ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग उसकी पीडीएफ डाउनलोड करो, उसका प्रिंट निकलवा लो। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पी, डी एंड एफ ब्लॉक। कोशिश करेंगे पहले पी ख़त्म कर लेंगे सारा, उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक। ठीक है भाई बच्चों, थैंक यू वेरी मच।